हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3। जी हाँ, जो अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बोला था 2 चैप्टर करने के बाद फिर वापस से स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएंगे, तो मैं वापस से गाय पे आ गया हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे आ गया हूँ। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 किसका, स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट जो हमने चैप्टर किया था वो किया था स्टैटिस्टिक्स का, वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी हमने सीख लिया था कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब हम आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर में सीखेंगे, डेट इज प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कि भाई उस जो डेटा को आपने कलेक्ट किया है उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उसे एक तरह से व्यवस्थित कैसे किया जाता है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो। आ जाओ, चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 डेट इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब होता क्या है बेटा, अपन क्या कर लेते हैं, डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब डेटा को इकट्ठा करने के बाद अगर आप उस डेटा को देखोगे तो क्या वो कुछ काम का है आपका? बिल्कुल कोई काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी अगर आपके पीरियडिक टेस्ट होने वाले हैं, इमेजिन करो या हो चुके हैं, तो आप क्या करो, आप जस्ट इमेजिन करो कि भाई अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के आप अगर अकाउंट्स के मार्क्स क्या कर लेते हो, बस कलेक्ट कर लेते हो कि किसी के आउट ऑफ क्या बोलते हैं, अगर टेस्ट है तो 25 मार्क्स का टेस्ट होता होगा। 25 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो किसी के 20, किसी के 15, किसी के 10, किसी के 1 तो नहीं आएंगे, क्या किसी के, तो इतने सारे जो नंबर्स आएंगे, अब आप उन नंबर्स को बस आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। तो जो आपने कलेक्ट किया है वो कौन सा डेटा है बेटा? रो डेटा है। जब तक इस रो डेटा को आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तब तक आप इस डेटा का आपका कोई मतलब नहीं है, वो डेटा आपको कोई सेंस नहीं देगा। समझ में आया? ऐसा ही सेम चीज़ अपन काय में करते हैं, अपनी जर्नल एंट्रीज मतलब अपने अकाउंट्स में भी करते हैं। अकाउंट्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि क्या होता है, पहले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, जर्नल कर लिया जाता है। इतनी सारी जर्नल एंट्रीज देख के क्या आप पता लगा सकते हो कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। वैसे ही जो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा अपना कोई काम का नहीं होता, उससे आप कोई भी सेंसेबल इंफॉर्मेशन या उससे आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आप उस डेटा को क्या नहीं कर लो, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आप खुद ही देखो ना, आप अपनी आसपास के उसमें देखो, आप अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, आप अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। कुछ लोग तो इतने अच्छे से रखते हैं कि शर्ट अलग रखी हैं, टी शर्ट्स अलग रखी हैं, जीन्स अलग रखे हैं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक वो आपको कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं देगा। सेम आपके काय में आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आता है बेटा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो रॉ डेटा, रॉ डेटा क्या है बेटा? रॉ डेटा है एक अनक्लासिफाइड डेटा, और रॉ डेटा आर हाईली डिसऑर्गेनाइज। रॉ डेटा कैसे होते हैं? बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज होते हैं। दे आर ऑफन वेरी लार्ज एंड कम्बरसम टू हैंडल। कैसे होते हैं? बहुत लार्ज होते हैं, कम्बरसम यानी बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम दैम इज ए टाइडियस टास्क बिकॉज दे डू नॉट यील्ड स्टेटिस्टिकल मेथड्स ईजिली। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब तक आप इसे ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक आप इनमें क्या नहीं लगा पाओगे, स्टेटिस्टिकल मेथड्स आप नहीं लगा पाओगे, तब तक आप नहीं पता लगा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि भाई आपने क्या करा, पूरी क्लास में अकाउंट्स में बच्चों के जितने भी नंबर आए हैं आपने उन्हें क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब तक आप उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक आप उसका ना मीन निकाल सकते, ना मीडियन निकाल सकते, ना मोड निकाल सकते। यानी आप ये नहीं निकाल सकते कि ऑन एन एवरेज बच्चों के अकाउंट्स में कितने नंबर आए हैं। आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन के सब मतलब कितने बच्चों के इतने मार्क्स, कितने बच्चों के आए, मतलब ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए, आप ये पता नहीं लगा पाओगे। तो वो पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें। देयरफॉर प्रॉपर organization and presentation of such data is needed before any systematic
सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज अंडरटेकन। यानी कि अगर आपको कोई भी सिस्टमेटिक उसका क्या करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो वो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे कि जब आपका रिजल्ट बनाया जाता है, जब आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है बेटा, तो जो आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स को पहले क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। समझ में आया? फिर उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे कि एवरेज यानी कि आपका परसेंटेज निकाला जाता है, तब जाके पता चलता है कि भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका रिजल्ट कैसा क्या रहा है। आया समझ में? चलो आगे बात करते हैं। तो hence after collecting the data the next step is to organize and present them in a classified form। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको उस डेटा को एक क्लासिफाइड फॉर्म में क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट देम इन ए क्लासिफाइड फॉर्म। क्लासिफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है वो डेटा जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम फीचर्स के होते हैं, उनको एक जगह ग्रुप किया जाता है, और वो डेटा जिनमें अगेन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं, उनको दूसरे ग्रुप में क्या करा जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, द ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन वेरियस वेज। द वे यू वांट टू क्लासिफाई देम वुड डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो द रॉ डेटा इज क्लासिफाइड इन वेरियस वेज डिपेंड अपॉन द पर्पस। यानी कि देखो, जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप क्या करते हो, वो डेटा जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर फीचर्स के होते हैं, उन्हें आप क्या करते हो, एक जगह क्या कर देते हो, ग्रुप कर देते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? और क्या होता है, और जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि भाई आपका नीड या पर्पस क्या है। समझ में आया? आपका क्या, आपका नीड और पर्पस क्या है, मतलब आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका मेन मोटिव क्या है, तो आप उस हिसाब से उस डेटा को क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि सबसे पहला क्या है भाई, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी आप डेटा को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे आप डेटा डेट वाइज, टाइम वाइज, एक तरह से टाइम वाइज, टाइम मतलब यहाँ पे आप डेटा किस तरह से अरेंज कर रहे हो बेटा, टाइम वाइज अरेंज कर रहे हो। तो टाइम वाइज अरेंज मतलब कैसा हो सकता है, वो डेट वाइज हो सकता है, ठीक है, वो टाइम वाइज हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, वो हाफ ईयरली हो सकता है, वो ईयरली हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, टाइम है। समझ में आया? सो दे कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो जब आप डेटा को किसकी तरह क्लासीफाई करते हो, क्रोनोलॉजिकल उसमें क्लासीफाई करते हो, यानी कि टाइम में करते हो, सच क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जब आप डेटा को टाइम के हिसाब से क्या करते हो बेटा, क्लासीफाई करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। So in such a classification, data are classified either in ascending or descending order with reference to the time such as years, quarters, month, week, etc. तो यहाँ पे जो डेटा है ये कैसे अरेंज किया जाता है बेटा, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सीधे क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में इनको क्या करा जाता है, अरेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शंस के क्या बनाए जाते हैं, बाउचर्स। क्या बनाए जाते हैं, बाउचर बनाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के क्या बनाए जाते हैं, बाउचर। इन बाउचरों को क्या करा जाता है बेटा, एक जगह रखा जाता है, कैश बाउचर्स, डेबिट बाउचर्स, क्रेडिट बाउचर्स, बैंक बाउचर्स। ठीक है, तो जब इन बाउचर्स को अरेंज किया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में यानी 1 अप्रैल के बाउचर ऊपर आएंगे, 2 अप्रैल के बाउचर नीचे, फिर 3 उसके नीचे, 4 उसके नीचे, 5 उसके नीचे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और कुछ कंपनीज वाले क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बाउचर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यानी उनके लिए जो लेटेस्ट डेट के बाउचर हैं वो पहले आना चाहिए। जैसे आज डेट कितनी है, आज है 23 है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से मतलब मान लिया अपन ने आज कितनी डेट है, आज 23 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे ऊपर बाउचर कौन सा आएगा, 23 का आएगा, उसके नीचे 22 का। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसी तरह से जो डेटा होता है उसे क्या करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है टाइम वाइज में। मतलब आप उसे मंथली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, और वीकली कर सकते हो, क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द नीड एंड पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन और योर एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, और कैसे डेटा को क्लासीफाई करे जा सकते हैं, स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन यानी कि जब आप डेटा को ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप उसे क्लासीफाई करते हो, तो उसे बोलते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। आ जाओ,
So the spatial classification on the data are classified with reference to geographical location. किसके हिसाब से? जब आप geographical location के हिसाब से डेटा को क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, तो सच जैसे कि कंट्रीज हो गया, जैसे कि स्टेट हो गया, सिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, एक्सेट्रा। यानी कि जब आपने देखा है ना, जब टीवी पे कभी कभी पॉपुलेशन दिखाई जाती है, इंडिया की इतनी, चाइना की इतनी, यूएसए की इतनी, जापान की इतनी, तो एक्चुअल में वहाँ पे आप नीचे क्या देख रहे हो, नीचे वहाँ पे क्या दे रखा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया इज ज्योग्राफिकल लोकेशन, चाइना, जापान, तो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड दैट्स यस स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे बहुत सारे क्या दिखाए जा रहे थे, वो स्टेट बेसिस पे नहीं दिखा रहे थे टीवी पे कि भाई मध्य प्रदेश में इतने, इसमें इतने, इतने इसमें, तो वो भी कौन सा कौन सा क्लासिफिकेशन था, स्पेशियल क्लासिफिकेशन था। पॉपुलेशन का डेटा दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसका डेटा दे रखा है, तो मतलब आपने पॉपुलेशन को, डेटा को काय में क्लासीफाई कर दिया, स्पेशियल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, यानी कि आपने किसके हिसाब से डेटा को क्लासीफाई करा है, अगर आपने ज्योग्राफिकल बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई किया है तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाता है, स्पेशियल क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटीज, जैसे कि नेशनलिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, मेल फीमेल हो गया, व्हाट इज दिस, दीज आर द क्वालिटी, दीज आर नॉट क्वांटिटी, ये क्या होती है, क्वालिटी होती है। सम फीचर्स लाइक नेशनलिटी हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, कांट बी मेजर्ड विद नंबर्स, इन्हें आप कैसे मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स से मेजर्स नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ये क्या है बेटा, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, दे कैन बी ग्रुप्ड based on whether the quality is present or not. For example, classifying people by gender into male or female is a qualitative classification. Is that clear? क्या होता है ना, कभी कभी डेटा को आप क्या करते हो, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब पॉपुलेशन के डेटा को क्या करना होता है, अगर आपको क्वालिटी के बेसिस पे, यानी कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तब आप उसका क्या करते हो, यूज़ करते हो, और इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपने डेटा को क्वालिटी के बेस पे क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। जैसे आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा, मेल और फीमेल आ जाएगा, तो मेल और फीमेल क्या है बेटा, इनकी क्वालिटी है। चलो, मेल और फीमेल के बाद मान के चलो आपको और उसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन करना है, तो मेल और फीमेल में और क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे और अनमैरिड हो जाएंगे। ऐसे ही आपके यहाँ पे भी फीमेल में क्या हो जाएगा, मैरिड और अनमैरिड हो जाएगा। दिस इज व्हाट, यस दिस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर, आया समझ में? यहाँ पे आपने किसका यूज़ करा, क्वालिटी का यूज़ करा है ना। इसी में आगे चलते हैं। चलो, अब क्या आ गया अपना, वेरिएबल्स, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। बेटा दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स और एक होते हैं अपने डिस्क्रीट वेरिएबल्स। आ जाओ पढ़ते हैं इसको। वेरिएबल डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। भाई दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक कंटिन्यूस होते हैं और एक आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। देखो, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो ना, क्या करते हो, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा काय में कलेक्ट होता है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में। किस में, हाँ, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं बेटा, एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल और एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या दे रखा है अपना, कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनमें आप नॉर्मल नंबर जैसे 1 2 3 4 भी ले सकते हो, जिनमें आप फ्रैक्शनल नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे 1.25 2.35, इस तरह के नंबर्स भी आप ले सकते हो। मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें आप मतलब नॉर्मल नंबर्स भी ले सकते हो, बढ़िया 1 2 3 4 5 6, और जो आपके डेसिमल यानी जो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं आप उन्हें भी बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर कंटिन्यूस वेरिएबल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया। आ जाओ, से कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। कंटिन्यूस वेरिएबल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है। इट में टेक इंटीग्रल वैल्यूज यानी 1 2 3 4, फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकता है, देखो ये हाफ है, 2/3 है, 3/4 है, एंड द वैल्यूज डेट आर नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शंस, और वो वैल्यूज भी ले सकता है जो क्या नहीं है, एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 1.414, ठीक है, 1.32 कुछ भी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट आप कैसे ले सकते हो बेटा, as he or she grows says from 90 cm to 150 cm would take all the values in between them, यानी 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक जितनी भी वैल्यू है, 91 92 और जो पॉइंट में भी है 92.45, इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो भी कौन से वेरिएबल्स होते हैं बेटा, वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, thus height is capable of manifesting in every conceivable value and its values can also be broken down into infinite
ग्रेजुएशन। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो हाइट है, हाइट को आप मतलब और ज़्यादा डिटेल में आपको जितना उसमें जाना है आप उसे क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। हाइट क्योंकि पॉइंट में भी चली जाती है ना, कैसे चली जाती है, हाइट ऐसे भी चली जाती है, देखो इतने फिट, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, समझ में आया, क्लियर है। मतलब आप हाइट की जब आप मेजर करने जाओगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा उसमें जा सकते हो, पॉइंट में जा सकते हो, ठीक है। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, और जो एग्जांपल होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल जैसे क्या होते हैं बेटा, वेट होता है, क्या होता है, वेट। अब जैसे आप वेट मेजर करते हो तो वो कैसे हो जाता है, जैसे कि 10 किलो 50 ग्राम, इतने मिलीग्राम भी आ जाता है उसमें अगर करा जाए तो, क्योंकि वो जितना उसको आप कर सकते हो, मतलब आप कंटिन्यूस वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं बीच में, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन्हें क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फ्रैक्शनल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप सब ले सकते हो। जैसे टाइम हो गया, टाइम में क्या होता है, आर होता है, सेकंड होता है, और क्या आ जाता है, मिनी सेकंड भी आ जाता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होता है, किलोमीटर, फिर मीटर, है ना, मिलीमीटर भी आ जाता है। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस में भी आप बीच में इनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप सारी वैल्यूज़ ले सकते हो। इस तरह के वेरिएबल्स को कौन से वेरिएबल्स कहा जाता है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहा जाता है। डिस्क्रीट वेरिएबल इसके अपोजिट होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल में सीधा जंप करती है वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आप बीच में नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट वेरिएबल में जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आइदर विल बी 20, 21, है कि नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, या तो 20 होंगे या 21 होंगे। कोई 20.5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। देखो भैया, अगर तुम्हारी क्लास में कोई छोटा है बेचारा, उसको ऐसे मत करना कि ये 20.5 हो गया सर, नहीं, ठीक है। उसको भी क्या काउंट किया जाएगा, 1 ही काउंट किया जाएगा। व्हेन जब अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आइदर दे विल बी 20 और आइदर दे विल बी 21, समझ में आया, या 24, 25, 26, इज दैट क्लियर। हाँ, ये फ्रैक्शनल नहीं होते। आ जाओ डिस्क्रीट देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज। डिस्क्रीट वेरिएबल सिर्फ क्या लेते हैं, सर्टेन वैल्यूज लेते हैं। इट्स वैल्यू चेंजेस ओनली बाय फाइनाइट जंप्स। उधर इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू जंप करेगी वो बिल्कुल कैसी करेगी, फाइनाइट जंप्स। इट जंप्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर बट डज नॉट टेक एनी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन दैम। ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे सीधी क्या करती है बेटा, जंप करती है। बीच में जो भी वैल्यूज होती है वो इनको नहीं लेती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वेरिएबल लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो फॉर डिफरेंट क्लासेस वुड अज्यूम वैल्यूज डेट आर ओनली होल नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे वो वही वैल्यू लेगा जो क्या होते हैं बेटा, होल नंबर्स होते हैं। इट कैन नॉट टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यूज, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेते, जैसे कि 0.5 हो गया, बिकॉज हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सर्ड। अजीब है ना, आधा स्टूडेंट कहाँ से हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हाइट कम है तो उसको आधा ले लो, नहीं भैया, वो है पूरा ही स्टूडेंट। आया समझ में। सो दैट इज़ वाई जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या करते हैं, सीधा फाइनाइट जंप करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके कौन से वेरिएबल्स होते हैं, होल नंबर्स। कैसे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अपॉन में है वो नहीं लेते, ये अपॉन में भी ले लेते हैं, लेकिन नंबर्स होना कैसे चाहिए, ऐसे बिल्कुल फाइनाइट जंप करता है। जैसे 1/8 तो 1/16, 1/32, 1/64, ठीक है। इस तरह से ये इनको ले सकता है, लेकिन इनके जो बीच की वैल्यू है, मतलब कि जैसे कि 1/8 और 1/16 की जो बीच की वैल्यू है ना, वो नहीं ले सकता है, सीधा जंप करता है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये आपके कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, याद रखना वेरिएबल्स, ठीक है। इन्हीं में डेटा क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाओ तो चलो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से, जैसे अगर अपन ने, चलो यहाँ पे मैंने मैथ्स का एग्जांपल डाल दिया है। अगर जैसे आप अकाउंट्स के नंबर्स आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितने कितने नंबर आए हैं, तो आपको याद है छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, आपको रैंडमली नंबर्स दे दिए जाते हैं। फिर आप क्या बनाते हो, उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, क्लासेस बनाते हो। फिर जो नंबर आता है उसके सामने बढ़िया एक डंडा लगाया, फिर इक्वल लगाया, उसको काटते जाते हैं। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, ये वही चीज़ है, 8th या 9th क्लास में आ जाता है। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज रो डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो रो डेटा है उसको क्या करा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या ले लिया, लाइक स्टूडेंट्स मैथ्स मार्क्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, ठीक है। मैथ्स मार्क्स को काय में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ग्रुप्स और क्लासेस में, शोइंग हाउ मैनी वैल्यूज फॉल इन ईच ग्रुप, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कितना ले लिया भाई, यहाँ पे अपन ने ले लिया ऐसे ऐसे क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं,
ठीक है, 10 20 20 30 30 40। अब जैसे यहाँ पे अपन ने 30 40 का ले रखा है, ठीक है, अपन यहाँ पे 7 मार्क रहने देते हैं। अब जैसे ये 30 है, 30 का में आएगा, वो ऐसे करके यहाँ लगाते हैं ना, ये इसमें आएगा 37 37 भी यहीं आएगा, फिर उस इनको काटते जाते हैं। 34 34 भी यहीं आएगा, 30 30 भी यहीं आएगा, ठीक है, 35 भी यहीं आएगा, 39 भी यहीं आएगा, 32 भी यहीं आएगा। लेकिन क्या ये 40 आएगा? नहीं, 40 नहीं आएगा, ये 40 नहीं आता। 40 कहाँ आएगा बेटा? नेक्स्ट उसमें आएगा, है ना। 1 2 3 4 के बाद क्या करते हैं? 5 को काट देते हैं, तो ऐसे करके खैर मैंने 5 कर दिए, ये हो गया, और 2 ये होगा, यानी कितना आ रहा है? 7। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बना देते हैं? क्लासेस बना देते हैं, और उसके हिसाब से डेटा को क्या करते हैं? टैली करते हैं। देखो, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज रॉ डेटा, वो रॉ डेटा को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप्स और क्लासेस में, शोइंग हाउ मैनी वैल्यूज फॉल इन ईच ग्रुप। वो ये दिखाता है कि भाई एक ग्रुप में कितनी वैल्यूज क्या कर रही हैं? फॉल कर रही हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 के बीच में आए। 30 से 40 नंबर कितने बच्चों के आए? 7 बच्चों के, ठीक है। सो एग्जाम्पल इन क्लास 30-40 मार्क्स, ठीक है, 7 बच्चों के आए। सो द क्लास फ्रीक्वेंसी इज 7, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है, माने कि समझ में आ गया। बट मार्क्स लाइक 40 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दे गो टू द नेक्स्ट ग्रुप। वो काय में चले जाते हैं? वो नेक्स्ट ग्रुप में चले जाते हैं। दिस अवॉइड्स ओवरलैप, इससे क्या होता है? ओवरलैपिंग बच जाती है। यानी कि जैसे अगर अपन ने 0 से 10 लिया, 0 से 10 लिया, तो 10 यहाँ नहीं आएगा, 10 काय में आएगा? नेक्स्ट में। 10 to 20, लेकिन 20 उसमें नहीं आएगा, 20 नेक्स्ट में आएगा। तो लास्ट वाली अपनी जो क्लास इंटरवल रहती है, उसमें अपन उसको क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मान के चलो 100 मार्क्स का पेपर है, तो 90 100 आएगा, आपकी 10th वाली जो लास्ट आपकी क्लास आएगी 90 100 आएगी, तो 100 वो लास्ट वाली क्लास में अपन उसे क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। तो बाकी इधर से लेके नीचे तक क्या नहीं होगा? ओवरलैप नहीं होगा, यानी एक ही नंबर बार बार क्या नहीं होगा? काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ईच क्लास हैज़ 2 एंड्स कॉल्ड क्लास लिमिट्स, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज़। ईच क्लास में कितने एंड होते हैं बेटा? 2 एंड होते हैं। क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं क्लास लिमिट। एक होती है अपर क्लास लिमिट और एक होती है लोअर क्लास लिमिट। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें जो 30 और 40 है, 30 और 40 में ये कौन सी लिमिट है बेटा? ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, और ये आपकी अपर क्लास लिमिट है इस वाले केस में, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्या है? आ जाओ, लोअर क्लास लिमिट क्या है? द स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज एग्जांपल 60, यहाँ पे 60 क्या है? लोअर क्लास लिमिट है। और अपर क्लास लिमिट क्या होती है? एंडिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एंडिंग वैल्यू, यानी कि कौन? 70 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका अपर क्लास लिमिट है। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है इन दोनों का डिफरेंस। क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल से आपको क्या पता चल जाता है? इनका डिफरेंस पता चल जाता है कि यहाँ पे अपन कितने डिफरेंस लेके चल रहे हैं? 10 का। फिर क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क, वो क्या होती है? मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। क्या होती है वो? मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। तो क्लास की मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आएगा? 130 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है? 65। आया समझ में? इस तरह से आप क्या निकाल लेते हो? मिड वैल्यू निकाल लेते हो। दिस क्लास मार्क इज यूज्ड इन कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। तो ये जो क्लास मार्क है, इसका इस्तेमाल अपन काय में करते हैं? इसका अपन इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में। किस में करते हैं? हाँ, अपन आगे जब कैलकुलेशन सीखेंगे, मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे, उसमें इनका क्या करा जाता है? यूज़ किया जाता है। इसलिए अपन समझ रहे हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और क्लास लिमिट क्या होती है, ठीक है, मिड वैल्यू क्या होती है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व। जब आप क्या करते हो, जैसे अपन ने क्या करा था वहाँ पे, चलो 2 मिनट के लिए इधर आओ, तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। चलो अपन ले लेते हैं कि अपने कितने मार्क्स का पेपर था? 50 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ एक बच्चे के नंबर आए, यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों के नंबर आए, यहाँ पे मान लेते हैं 8 बच्चों के नंबर आए, यहाँ पे 15 बच्चों के नंबर आए हैं, और यहाँ पे 11 बच्चों के नंबर आए, ठीक है। तो क्या हुआ? जो आपका पीछे जो क्या था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया बेटा? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और ये इनकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? जब आप यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को काय पे प्रेजेंट कर देते हो बेटा? ग्राफ पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप काय पे प्रेजेंट कर देते हो? जब आप इसी को काय पे बना देते हो बेटा? ग्राफ पे बना देते हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी कर्व। चलो आ जाओ, देखो इधर,
यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई है, जब आप उनको काय पे प्रेजेंट कर देते हो, ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हो। काय प्रेजेंट कर देते हो, ग्राफ पे। चलो 2 मिनट आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इस तरह से होता है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा ऊपर नीचे यू, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही चला गया, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो वो मार्क्स आए ना, उसका आप क्या बना देते हो, जब आप ग्राफ बना देते हो, क्या बना देते हो, ग्राफ। सो टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी कर्व वी प्लॉट द क्लास मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो क्लास मार्क्स होती हैं, क्या होते हैं, जो अपने क्लास मार्क्स होते हैं उनको अपन काय पे प्लॉट कर देते हैं बेटा, ये देखो ये अपनी ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये अपना कौन सा एक्सिस होता है, ये अपना एक्स एक्सिस होता है। तो जो ये एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस पे अपन क्या लिख देते हैं, अपने क्लास मार्क्स लिख देते हैं, 5, 10, 15, 20 इस तरह से, ठीक है, मिड वैल्यू वाला। और फिर उसके बाद में वहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, पॉइंट्स लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, यूँ करके। और फिर इन पॉइंट्स को क्या कर दिया जाता है, ऐसे यूँ ज्वाइन कर दिया जाता है। समझ में आया, ऐसे क्या बनाया जाता है, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दूंगा, करके अपन करके दिखा देंगे आपको, बढ़िया एक एग्जाम्पल कर लेंगे। अभी पूरा थ्योरी समझ लो, ठीक है। आ जाओ। सो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये और देख लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहला है व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर यूज्ड, ठीक है, मतलब कि भाई व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर यूज्ड, यानी कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को कब यूज़ किया जाता है। देखो अभी अपन ने देखे थे वो क्लास इंटरवल्स कैसे थे बेटा, इक्वल थे। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। कुछ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 40, 40 to 120, ठीक है। तो ये कैसे क्लास इंटरवल है, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल कब यूज़ करे जाते हैं, जब जो रेंज है डेटा की वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनमें डिफरेंस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कुछ लोगों की इनकम कितनी होगी बेटा, कुछ लोगों की पर मंथ की इनकम होगी मुश्किल से 10,000, कुछ लोगों की होगी 30 से 40,000, कुछ की होगी 80 से 70,000, कुछ की होगी 1 लाख से 1,20,000, कुछ की होगी 1.5 लाख, कुछ की होगी 2 लाख। तो इस तरह के अगर डेटा है आपके पास में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनइक्वल, यस, आपको अनइक्वल लेना पड़ेगा। आ जाओ। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर यूज्ड इन 2 केसेस, 2 केस में यूज़ करते हैं। वाइड रेंज डेटा, जब आपके पास कैसा रेंज है, वाइड रेंज डेटा है, क्योंकि इनकम विल डिफर फ्रॉम 10,000 20,000 पर मंथ टू इट कैन गो टू 3 लाख 4 लाख पर ईयर ऑल्सो, सॉरी पर मंथ ऑल्सो। समझ में आया, और भी ज़्यादा हो सकता है। So if income varies from very low to extremely high, equal intervals either create too many classes or hide important details, ठीक है। तो अगर आप इनकम ले रहे हो और इनकम का जो आपका डेटा है ना, उसमें लो से लेके क्या है, हाई तक है, तो ऐसे केस में आप इक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं ले सकते। अगर आप इक्वल क्लास इंटरवल लोगे तो बहुत सारे क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे, और क्लास इंटरवल मुश्किल से 6 से 7 ही होना चाहिए, ज़्यादा क्लास इंटरवल नहीं होना चाहिए। याद रखना, क्लास इंटरवल कितने होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7, मैक्सिमम 8 ले लो, उससे ज़्यादा क्लास इंटरवल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्या लोगे, क्लास इंटरवल्स इक्वल लोगे, तो ऐसे आपके बहुत सारे क्लास इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इक्वल नहीं लेते। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इक्वल क्लास इंटरवल लोगे तो क्या होगा, हाइड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो क्या हो जाएगी बेटा, हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी, मतलब आपका जो भी एनालिसिस है वो आपका काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेटा क्लम्ड इन वन एरिया व्हेन मोस्ट वैल्यूज फॉल्स इन स्मॉल पार्ट ऑफ द रेंज, इक्वल इंटरवल्स में मिस इंपॉर्टेंट वेरिएशंस। यानी कि अगर आपका क्या है, अगर यहाँ पे जो आपकी मोस्ट वैल्यूज़ हैं वो कहाँ फॉल हो रही हैं, अगर मोस्ट वैल्यूज़ बेटा स्मॉल पार्ट ऑफ द रेंज में, स्मॉल पार्ट ऑफ द रेंज, जैसे इनकम की मैं बात करूँ, इनकम में क्या होता है ना, कम इनकम आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की इनकम कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो कहाँ फॉल हो रही होगी, वो स्मॉल पार्ट में फॉल हो रही होगी, ठीक है, पार्ट ऑफ द रेंज में। सो इक्वल इंटरवल अगर आप ले लोगे तो उससे क्या होगा, मैं मिस इंपॉर्टेंट वेरिएशंस, इसके वजह से जो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस यानी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं इनकम में, आप उसे क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट काय का ध्यान रखना है, नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है हाउ मेनी क्लासेस टू यूज़। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 to 7 मैक्सिमम मतलब 8 क्लासेस, यूजुअली 6 to 15 क्लासेस आर यूज, यानी कि कितनी क्लासेस का इस्तेमाल करा जाता है, 6 to 15 क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इफ़ क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, अगर क्लास इंटरवल्स कैसे इक्वल है, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस बाय, अगर क्लास इंटरवल कैसा है, इक्वल है, तो कैसे पता लगा सकते हैं आप, हाईएस्ट वैल्यू ले लो, ठीक है, उसमें से आप किसको नंबर ऑफ क्लासेस आप कैसे पता कर सकते हैं, जो आपकी रेंज होती है, रेंज को आप किससे डिवाइड कर दो, रेंज को आप डिवाइड कर दो क्लास इंटरवल से। तो रेंज कैसे पता चलती है, रेंज पता चलती है आपको आपकी हाईएस्ट वैल्यू में से, किसमें से, हाईएस्ट वैल्यू में से आप किसको माइनस कर दो, आप अपनी लोएस्ट वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको आपकी रेंज पता चल जाएगी। फिर आप कितने क्लास इंटरवल लेना चाहते हो उससे आप उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको आपकी रेंज पता चल जाएगी। क्लियर है, सॉरी, आपको अपने नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ले लेते हैं, चलो अकाउंट्स में, जिसमें अकाउंट्स में मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल्स लेने हैं। अब आपने देख लिया कि भाई नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालना है, नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का तरीका है कि भाई रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ठीक है, जो अपन क्या लेने वाले हैं, क्लास इंटरवल लेने वाले हैं। अपन क्लास इंटरवल कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाँ, क्लास इंटरवल ले लेते हैं 10, ठीक है, क्योंकि पेपर नंबर कितना है, 100 से लेके 0 से लेके 100 मार्क्स का पेपर है। अब अगर देखा जाए कि आपकी उसमें मतलब क्लास में किसी के कितने नंबर हैं, 20 से लेके कितने से, हाँ, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 20 है, ठीक है, मतलब जो आपका लोएस्ट वैल्यू कितना है, ये आपका लोएस्ट वैल्यू है, जो कि कितना है 20, और आपका जो हाईएस्ट वैल्यू आया है अकाउंट्स में वो आया है 99, ठीक है, 100 नहीं आया। तो आप रेंज कैसे पता करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 20, ठीक है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी कितना आया, 79 आया, 79 डिवाइडेड बाय अपनी वो कितनी है, 10 है, यानी कितना आ रहा है 7.9, तो इसको राउंड ऑफ कर लो, यानी कितने क्लास इंटरवल में अपना काम हो जाएगा, 8, ठीक है, कितने क्लास इंटरवल ले लेंगे, 8 क्लास इंटरवल ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलो फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ है आपका क्लास साइज सिलेक्शन, कि भाई क्लास का जो साइज है, यानी कि 10 लेना है, 5 लेना है, वो आप कैसे करोगे, आ जाओ। सो द साइज ऑफ ईच क्लास की साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द रेंज के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द नंबर ऑफ क्लासेस दे आर लिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ द रेंज इज 100 है, सो वी चूज 10 क्लासेस, ईच क्लास विल be 10 units wide. Usually equal class sizes are used, but unequal class sizes can also be chosen when needed, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो आपकी जो क्लासेस होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी रेंज के ऊपर, कि भाई आपकी रेंज कितनी है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्लासेस, और आपके नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। सो दे दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंक करते हैं, क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जैसे कि अगर आपकी रेंज कितनी है, 100 है, यानी 0 से लेके 100 मार्क्स अगर आपकी रेंज है, तो अपन किसे चूज़ कर लेंगे बेटा, 10 क्लासेस को क्या कर लेंगे अपन, चूज़ करेंगे। ईच क्लास विल बी 10 यूनिट्स, और हर क्लास में कितनी यूनिट्स होंगी, 10 यूनिट्स होंगी। इक्वल क्लास साइज अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनकम जैसा डेटा है, एक्सपेंडिचर जैसा डेटा है, वेल्थ जैसा डेटा है, तो उसके लिए अपन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इनकम होती है, वेल्थ होती है, वो उनमें वेरिएशन कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से। तो अपन अनइक्वल भी कर सकते हैं और इक्वल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेट क्लास लिमिट। क्लास लिमिट को अपन कैसे सेट करते हैं, तो क्लास लिमिट शुड बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। क्लास लिमिट कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए और एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह की क्लास लिमिट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अवॉइड ओपन एंडेड क्लासेस, जो ये ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं लाइक 70 एंड अबव। अब 70 एंड अबव का मतलब क्या हो गया कि 70 और 70 से ऊपर वाले जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। बिलो 10 मतलब 0 से लेकर 10 इसमें आएंगे। अब फ्रीक्वेंसी शुड फॉल मोस्टली इन द मिडल ऑफ द क्लासेस, और जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसी कहाँ फॉल होना चाहिए, बिल्कुल मिडल ऑफ द क्लासेस। जो आपकी क्लास है ना, उस क्लास के मिडल में आपकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी फॉल होना चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, 2 तरह के क्लास इंटरवल होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव और एक क्या होता है बेटा, एक्सक्लूसिव। तो बोथ लोअर एंड अपर वैल्यूज आर इंक्लूडेड, ठीक है, ये होते हैं कौन से, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 और 20 है, इंक्लूड्स 10 एंड 20।
मतलब कि जब यहाँ पे अपन वो टैली मार्क लगा रहे होंगे, अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे के 10 नंबर आए तो वो भी यहीं आएगा, किसी में 20 नंबर आए तो वो भी यहीं आएगा। ये कौन सा होता है? इंक्लूसिव होता है। एक होता है बेटा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। जो अपर लिमिट होती है ना, उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है। यानी अब इस केस में किसी बच्चे के 10 नंबर आ रहे हैं तो वो तो अपन ले लेंगे, लेकिन किसी के 20 आ रहे हैं ना, तो 20 वाला अपन नहीं लेंगे। ये होता है एक्सक्लूसिव। फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोथ टाइप्स कैन बी यूज्ड। अगर कौन से वेरिएबल्स हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, तो आप दोनों टाइप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंक्लूसिव भी ले सकते हो और आप एक्सक्लूसिव भी ले सकते हो। फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स इंक्लूसिव इंटरवल्स आर कॉमन। अगर आपको क्या लेना है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स लेना है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए कौन सा लिया जाता है? इंक्लूसिव इंटरवल्स क्या है? ज़्यादातर कॉमन है, उनको यूज़ किया जाता है, तो आप उन्हीं का यूज़ करना। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए आप इंक्लूसिव का यूज़ कर सकते हो और कंटिन्यूस के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो? एक्सक्लूसिव का। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझ में आया? इंक्लूसिव का मतलब इन्हें इंक्लूड करना है, 10 को भी लेना है और 20 को भी लेना है। एक्सक्लूसिव वाले में जो अपर लिमिट होती है, यानी कि जैसे ये आपने सीखा हुआ है 10 20, अगर 10 मार्क्स आए तो ये तो आ जाएगा, लेकिन 20 मार्क्स आए तो ये नहीं आएगा, उसको अपन को अवॉइड करना है। वो नेक्स्ट उसमें आएगा, यानी जब 20 30 लिखा होगा इसमें आप उसको ले पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडजस्टमेंट। अगर आपकी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स नहीं होती तो उस कंटिन्यूस क्लास इंटरवल को आपको क्या करना होता है बेटा? एडजस्ट करना होता है। तो वही सीखेंगे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इन द इंक्लूसिव मेथड कंटिन्यूस वेरिएबल्स लाइक इनकम में शो गैप्स बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है? जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो गए, जैसे इनकम हो गए, इनके उसमें क्या मिलता है बेटा? गैप मिलता है। देखो 899 टू 900। टू मेक द डेटा कंटिन्यूस, तो अपन को डेटा को क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूस करना पड़ता है। वी एडजस्ट द क्लास लिमिट। अपन क्लास लिमिट को क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। तो उसे एडजस्ट करने का तरीका कैसा होता है? आप पहले माइनस करके पता कर लो कि गैप कितने का है। फाइंड द गैप, पहले आप डिफरेंस पता कर लो। ठीक है, आपने डिफरेंस पता करा कि भाई 900 माइनस 899 1। अब आप उसे किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया? 0.5। तो जो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से 0.5 को आप माइनस कर दो, और जो आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में आप 0.5 को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये डेटा है वो कैसा हो जाएगा? यस, वो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि 1 से लेके 10 तक है, 11 से लेके 20 तक है, 21 से लेके 30 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बेटा? डिफरेंस 1 का है। कितने का है? 1 का। अब आप क्या करो? 1 का डिफरेंस निकल के आया, 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 0.5 आया। अब जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दो, तो ये 0.5 हो जाएगा, और इसमें आप 0.5 क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10.5। अब ये देखो यहाँ से माइनस तो ये अपने आप 10.5, यहाँ पे प्लस तो 20.5, यहाँ से माइनस तो 20.5, और यहाँ पे प्लस तो 30.5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस इंटरवल बना सकते हो। बस क्या करो? डिफरेंस पता कर लो कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। कभी कभी क्या होता है? डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या हो सकता है? अगर डिफरेंस ज़्यादा भी है, मान के चलो डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस ये ले लेते हैं, 0 तो नहीं ले रहे यहाँ, सॉरी। मान के चलो अगर डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस आपका ऐसा है, 1 से लेके 10, 12 से लेके 22, और फिर यहाँ से 24 से लेके 36। मतलब 2 का मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। अगर इस तरह का भी डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो एक में जैसे 2 का डिफरेंस आया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आया? 1 आया। तो यहाँ से 1 माइनस कर दो और यहाँ पे 1 क्या कर दो? आप प्लस कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे से 1 माइनस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये 11, यहाँ से माइनस करूँगा तो ये 11, यहाँ से प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 23, यहाँ से माइनस करूँगा तो ये 23 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि 23, और यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 37। तो मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो? किसी भी जो ऐसी सीरीज़ है जो क्या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है, उसे आप कंटिन्यूस कर सकते हो। बस इनका क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। इसका जैसा डिफरेंस लिया था मैंने 2, ऐसे डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी डिफरेंस आ रहा है लोअर क्लास में से माइनस, अपर क्लास में से उसको प्लस। आगे, सो दिस रिमूव्स द गैप बिटवीन। तो इससे क्या होता है? जिससे गैप रिमूव हो जाता है बिटवीन द क्लासेस। आफ्टर एडजस्टमेंट यूज द फॉर्मूला एडजस्ट क्लास मार्क दैट इज एडजस्टेड अपर लिमिट प्लस एडजस्टेड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
आ गया समझ में? फिर अपन क्लास मार्क लेते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। चलो ये आ गया समझ में? कैसे करते हैं अपन अपनी उसको कंटिन्यूस। चलो नेक्स्ट क्या बेटा, हाउ टू फाइंड द क्लास फ्रीक्वेंसी। जो क्लास फ्रीक्वेंसी है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी आपको आता है, बस फटाफट देख लेते हैं। क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन वैल्यू अपीयर इन द डेटा। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार वो डेटा उसमें, मतलब आपका जो डेटा है उसमें कितनी बार वो वैल्यू अपीयर हो रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन वैल्यू अपीयर इन द डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो जो डेटा है, मतलब फॉर एग्जांपल 25 मार्क्स हैं तो 25 मार्क्स उस डेटा में कितनी बार आए, यानी कितने बच्चों के 25 मार्क्स आए हैं या कितने बच्चों के 28 मार्क्स आए हैं, ठीक है, अपीयर इन द डेटा। फॉर एग्जांपल इफ 40 अपीयर्स 3 टाइम्स, अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करें और उस मार्क्स में अगर 40 कितनी बार आ रहा है किसी बच्चों के, मतलब 3 बच्चे हैं जिनके 40 मार्क्स आए, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 3 टाइम्स। सो व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, तो जब डेटा को आप किस में ग्रुप करते हो, जब आप क्लासेस में ग्रुप करते हो, तो क्लास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इन दैट क्लासेस। तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो उस क्लास में क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं या जो उस क्लास में आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया था 30 to 40, कितना लिया 30 to 40, अब 30 to 40 आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, 30 से लेके 39 मार्क्स जितने भी बच्चों के आए हैं वो कौन सी क्लास में, मतलब इसमें आएंगे। तो 8 आ रहा है, 8 मतलब कि 30 से लेके 39 तक 8 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स से लेके 39 मार्क्स तक। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो टैली मार्क मेथड, इसमें कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है, इसमें टैली मार्क मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। पुट अ टैली फॉर ईच वैल्यू इन द राइट क्लास। भाई जितनी भी जो वैल्यू आती जाती है उन क्लासेस में क्या पुट करते जाते हैं, टैली पुट करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप नंबर ले लो 21, 22, 35, 24, 36 और ले लेते हैं अपन एक आध और ले लेते हैं 37, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस का डेटा लिया है, 20 और 30 का, 30 और 40 का। तो कैसे करते हैं ऐसे, जैसे 21 है इसको कट कर दिया, एक टैली यहाँ लगा दिया, 22 भी इसको कट कर दिया, यहाँ आएगा, 35 का आएगा बेटा, यहाँ आएगा, तो यहाँ अपन ने एक क्या लगा लिया, स्लैश लगा दिया। 34 का आएगा वो यहाँ पर आएगा, 36 का आएगा यहाँ पर आएगा, 37 का आएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, सॉरी 3 इधर 3 इधर, ये आपकी कैसे निकल के आती है, इस तरह से टैली लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे पुट अ टैली फॉर ईच वैल्यू इन द राइट क्लास, एग्जांपल 56 गोज इन क्लास 50-60, सो मार्क ए टैली देयर। तो उसके सामने क्या लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ किया टैली लगा देते हैं। टू मेक काउंटिंग ईजी ग्रुप टैलीज लाइक दिस, मतलब 4 बनाने के बाद उनको क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था 5वें पे, 5th पे उन्हें क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो मतलब वो देख के क्या समझ में आ जाता है कि ये कितने हैं, 5 हैं। सो देन क्रॉस द 5th अस, ऐसे जैसे ही आता है 5th में क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो ईच ग्रुप ऑफ 5 जो है ना, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 5 टैलीज। कितने टैलीज हैं, 5 टैलीज होते हैं। काउंट टोटल टैलीज इन ए क्लास टू गेट द क्लास फ्रीक्वेंसी, फिर जो भी आपका टोटल टैली आया है उसे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, इतने टॉपिक हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब और भी इसके बस थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। चलो तो समझ में आया हो अच्छे से तो बढ़िया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।